नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। लो जी, अतीक अहमद के आतंक का अंत हो चुका है। यानी कि कल प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में अस्पताल ले जाने के दौरान 3 हत्यारों ने यानी शूटरों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अली की हत्या कर दी। और जो शूटर थे वो मीडिया कर्मी बनकर आए थे, यानी कि उनके पास एक डमी कैमरा था और एक डमी माइक थी जो मीडिया वालों के पास होता है। सवाल बहुत गहरे हैं और कई सारे सवाल देश की जनता जानना चाहती है। खूब राजनीति हो रही है और सियासी उठापटक काफ़ी प्रभावी तौर पर अपना रंग जमाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं और जो कि लाजमी भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद का अंत हो गया, उसकी हत्या हो गई। इस बारे में कोई भी संवेदना किसी भी प्रकार से हमारी नहीं हो सकती, लेकिन सवाल बहुत बड़े और बहुत गहरे ये हैं कि करीब दर्जन भर पुलिस वाले की कस्टडी में अगर अतीक अहमद था तो फिर 3 व्यक्ति आते हैं और अतीक अहमद की कनपट्टी पे पिस्तौल से गोली मारकर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अली की हत्या कर देते हैं। तो सवाल ये है कि पुलिस कस्टडी के दौरान 3 हत्यारे आकर अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी और पुलिस की तरफ से उन हत्यारों के ऊपर एक भी गोली यानी रिएक्शन में नहीं चलाई गई थी। और यानी कि पुलिस वालों ने उनको सिर्फ पकड़ने की कोशिश की, या यूँ कहें कि हत्यारों ने गोली चलाकर और अपने हाथ खड़े करके और अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हत्या किसकी हुई ये जानना बहुत ज़रूरी है। पुलिस कस्टडी में आखिर कल प्रयागराज में हत्या किसकी हुई? तो सवाल यह है कि हत्या उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गैंगस्टर अतीक अहमद की हुई। और अतीक अहमद प्रयागराज का रहने वाला है और प्रयागराज में उसकी हत्या कर दी गई। 3 शार्प शूटर आते हैं, जो 18 साल का है और एक के 22 साल का है और एक 23 साल का है। तो अतीक अहमद को मारने के लिए आना, उसकी हत्या के लिए आना, प्लान बनाना और उसको कार्रवाई को पुलिस कस्टडी में अंजाम देना, और वो भी लाइव कैमरों के बीच, तो घटना छोटी मोटी नहीं है। और घटना ये अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि जो शार्प शूटर आए वो अपने प्लान के तहत अतीक अहमद की हत्या करने के लिए आए। तो सवाल ये है कि उन शार्प शूटरों ने अतीक अहमद की हत्या करना क्यों चुना? और ये जो 3 शार्प शूटर हैं ये अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, पहले भी जेल जा चुके हैं और उनके परिवार का भी ये कहना है कि उनका उनसे कोई वास्ता यानी कि कोई लेना देना नहीं है, यानी कि कोई रिलेशन नहीं है, यानी रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो एक जो कड़ी है अपने आप में, वो कड़ी इन तीनों शार्प शूटर जो अतीक अहमद के कातिल हैं, अतीक अहमद के और उसके अशरफ अली भाई के हत्यारे हैं, तो इनका जुड़ना कहाँ पर सबसे पहले हुआ और किसने इसकी योजना बनाई, या फिर इन 3 शार्प शूटरों ने अतीक अहमद की हत्या कर दी और उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि वो काफ़ी दिनों से प्रयागराज में ही कहीं रुके थे, तो उनको रोकने की व्यवस्था किसने की, क्यों की? और जबकि असद जो अतीक अहमद का बेटा है उसका भी एनकाउंटर अभी हाल ही हुआ है, उसके बाद पूरा प्रयागराज में सेंसिटिव माहौल बना हुआ था। उसके बाद ऐसे में इस घटना को अंजाम देना ये कोई छोटा मोटा काम या छोटी मोटी घटना नहीं है। और सबसे बड़े सवाल जो उठते हैं उत्तर प्रदेश की यानी योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर इसलिए उठते हैं कि पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या होती है, वो एक अपने आप में बहुत गहरा वाकई एक सवाल है। और मीडिया से अतीक अहमद
बात करता है तो एक दुर्दांत अपराधी जिसे कहते हैं कि माफिया गैंगस्टर, इसको परमिशन क्यों दी गई थी मीडिया से बात करने के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। जबकि उसको मेडिकल चेकअप के लिए, क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि प्रत्येक 24 घंटे में इसका मेडिकल चेकअप कराया जाए, इसके लिए पुलिस उसको मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेके गई थी। तो मीडिया से बात करने की इजाज़त क्यों दी गई थी? वो कोई अधिकारी नहीं था। उत्तर प्रदेश पुलिस या योगी आदित्यनाथ, मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं था जिसको मीडिया के लिए अपनी बाइट देना बहुत ज़रूरी था। वो एक अपराधी था और आम अपराधी को जिस तरह से पुलिस लेकर जाती है, जिस तरह से उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अपनी कस्टडी की जो कार्रवाई करती है, उस तरह से आपकी पुलिस को करना था। तो क्यों मीडिया से बात करने की इजाज़त आपने दी थी? और जिस तरह से पुलिस की कस्टडी में इसकी हत्या हुई है, तो यकीनन योगी आदित्यनाथ और उसकी सरकार और उनकी पुलिस पर बहुत बड़े सवाल पूरे देश की सियासत उठा रही हैं, विपक्ष भी जमकर आरोप लगा रहे हैं। और चूँकि मेरा मानना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, गुंडा राज है या माफिया राज है? एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराधी भागने लगे हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़कर जाने लगे हैं। दूसरी तरफ इस तरह की घटना होती है तो इससे यही सामने आता है कि अपराधी अभी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ जमाए हुए हैं और वो कहीं भागे नहीं हैं। तीसरी चीज़ ये है, सबसे बड़ी बात, कि जिस तरह से अतीक अहमद की हत्या हुई है, वो वाकई के अतीक अहमद की हत्या हुई है या फिर जो कोर्ट और जो कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी कार्रवाई क्यों नहीं होने दी? अब तो उसका अंत हो गया। बहुत सारे सवाल थे जो अतीक अहमद से जानना जरूरी थे, उससे तफ्तीश होती, कोर्ट अदालत में उसकी पेशी होती और बराबर से अदालत के सामने उसके कबूलनामे होते और एक के बाद एक राज सामने आते रहते और कानून उसको सज़ा देता, कानून अपना काम करता और प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील भी अपनी दलीलें रखते और पीड़ित के वकील भी अपने दलील रखते और किसी न किसी नतीजे पर आकर अदालतें पहुंचती, कानून की कार्रवाई होती। और जिस तरह से आम अपराधियों को लेकर कानून अपना काम करता है, इसी तरह से अतीक अहमद के केस में भी कानून अपना काम करता। मैं आपको बता दूं कि कसाब मामले को ही देख लें कि उसको भी पुलिस ने उसको पकड़ा, उसने भी कई हत्याएं की, लेकिन फिर क्या हुआ? पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत कानून ने अपना काम किया और अपना फैसला सुनाया और उसको फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई थी। तो यहाँ पर भी अतीक अहमद को कोर्ट यानी जज साहब अदालत फांसी की सज़ा सुना देते या और भी कोई सज़ा सुना देते, लेकिन इस तरह का वाक़या क्या वाकई ये अतीक का अंत है या कानून का दी एंड है? यानी कि इससे साफ संदेश यही गया है कि कानून का राज स्थापित करने वाले जिन नेताओं को, जिन अधिकारियों को देश की जनता चुनती है और उनके राज में इस तरह से कानून के साथ खिलवाड़ होता है और कानून तक अपराधियों को पहुंचने नहीं दिया जाता, तो फिर कानून अपना काम कैसे करेगा? तो क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोर्टों को बंद कर देगी? क्या कोर्टों को अपना काम नहीं करने देगी? फिर कोर्टों का मतलब, न्यायालयों का मतलब, अदालतों का मतलब क्या रह गया? और आम आदमी में अब क्या मैसेज जाएगा? ये बहुत बड़ा गहरा सवाल है। जिस तरह से अतीक का अंत हुआ है वो वाकई अतीक का अंत नहीं हुआ, वो कानून का अंत हो गया है, कानून का दी एंड हुआ है उत्तर प्रदेश में और कानून का राज वाकई खत्म हो चुका है और पूरी तरह से गुंडा राज है। क्योंकि एक बहुत बड़े गैंगस्टर जो कि पुलिस कस्टडी में होता है और उसके हाथ में हथकड़ी होती हैं और दोनों भाइयों के हाथों में हथकड़ियाँ लगाकर करीब दर्जन भर पुलिस वाले की कस्टडी में वो होता है और तीन गुंडे यानी टुच्चे थे, वो 18, 20 और 22 साल के थे, वो आते हैं और अतीक अहमद की कनपट्टी पर पिस्तौल से गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं और वो वहीं ढेर हो जाता है और पुलिस पूरी तरह से देखती रहती है और पुलिस रिएक्शन में कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस ने अपनी एक भी गोली क्यों नहीं चलाई?
क्या पुलिस को अपनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी कि जिस तरह से सरेआम अतीक अहमद की हत्या कर देते हैं 3 हत्यारे आकर, तो क्या पुलिस को अपना काम नहीं करना था? पुलिस को अपनी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? तो ये बहुत बड़े गहरे सवाल है, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और कानून का राज वाकई स्थापित करना पड़ेगा, कानून का राज होना चाहिए। और अभी 14 अप्रैल को भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी और 15 तारीख को ही यानी कि कल ये घटना हो गई। तो वाकई ये बहुत बड़ा भारत के संविधान और लोकतंत्र की हत्या हुई है, ना कि अतीक की हत्या हुई है। और अतीक का अंत हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कानून का अंत जरूर उत्तर प्रदेश में हो गया है। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। काफ़ी जहन में आ रहा था कि अतीक मामले में बात की जाए, कई लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए थे कि अतीक के बारे में बात करूं, तो अभी फ़िलहाल अतीक के बारे में मैं इतना ही बात करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। और मेरा आपसे यही कहना है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। दूसरी, अगर आपकी क्या क्वेरीज हैं और आपके कोई सवाल अगर अतीक की हत्या को लेकर उपज रहे हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे सवालों को हम तलाशेंगे, हम भी हमारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जितने भी सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को आपके सामने उठाते रहेंगे। और अतीक अहमद और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच में जो सियासी उठापटक हो रही हैं उसको भी हम आपको लगातार अपडेट करते ज़रूर रहेंगे। और आपने अगर दोस्तों हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन जैसी घंटी की आकृति को ज़रूर दबाइए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जल्दी फिर आपसे हम रूबरू होंगे। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।